में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, पर मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं और अभी क्लास में 5 मिनट है। कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या डॉक्टरी पढ़ रहा हो, उन्हें कुछ सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी होता था, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। तो विवेक की इंग्लिश की लेक्चर चालू होने वाला था। विवेक अभी अपने दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स बना रहा था। फिर उस लड़की ने पूछा, तुम क्या मैकेनिकल इंजीनियर हो? विवेक ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसी की पढ़ाई कर रहा हूं। फिर उस लड़की ने कहा, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही हूं। इंग्लिश की क्लास जब होती थी, वो सारे बच्चों को एक ही जगह पर आकर बैठना रहता था। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रूम में जाकर क्लास अटेंड करनी रहती थी। उस लड़की ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाय, माय नेम इज रिया। आपका नाम क्या है? विवेक मन में सोच रहा था कि यह इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे मेरा नाम पूछ रही है। इसे हो क्या गया है? मेरे पास तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। आज भगवान इतने मेहरबान कैसे हो गए मुझ पर? फिर विवेक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाय, मेरा नाम विवेक है। विवेक शर्मा। मेरा नाम रिया चतुर्वेदी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। विवेक ने कहा, मुझे भी। और दोनों मुस्कुराने लगे। इतने में इंग्लिश की लेक्चरर वहां पर आ गई। उनका नाम कामिनी पटेल था। कामिनी मैम ने रिया को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, प्रिया यहां पर आओ। रिया उनके पास चली गई। फिर उन्होंने पूरी क्लास को बताया, रिया यहां पर न्यू एडमिशन है और आप सबको इसकी मदद करनी होगी। और फिर सबने उसे वेलकम किया। कामिनी मैम ने रिया से कहा, तुम चाहो तो जिस सीट पर चाहे उस पर बैठ सकती हो। तो प्रिया ने कहा, नहीं मैम, मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे सीट मिल गई है। फिर रिया वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और दोनों विवेक और रिया ने इंग्लिश की बुक निकालते हुए कामिनी मैम की बातें सुनना चालू कर दिया। इतने में रिया ने विवेक से फिर से पूछा, मैं यहां पर न्यू ज्वाइन हूं, तो क्या तुम मेरी पढ़ने में मदद करोगे? विवेक ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट तुम्हारे सब्जेक्ट से अलग है, इसलिए मैं तुम्हारी सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट में मदद कर सकता हूं। प्रिया ने कहा, अच्छा रहेगा, तो क्या तुम मुझे लाइब्रेरी में आकर मिलोगे? इस क्लास के बाद विवेक ने कहा, मेरा अगला लेक्चर फ्री नहीं है, मैं फ्री होने के बाद तुमसे मिल सकता हूं। रिया ने कहा, ठीक है, तुम मुझसे नंबर एक्सचेंज कर लो। जब तुम फ्री हो तो मुझे कॉल कर लेना। विवेक ने कहा, क्यों नहीं। फिर दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और दोनों पढ़ाई करने लगे। क्लास के बाकी लोगों का ध्यान पढ़ाई पर नहीं, रिया और विवेक पर था, क्योंकि यही वह लड़की थी जिसके लिए सब दौड़ दौड़ कर यूनिवर्सिटी के बाहर देखने गए थे कि बहुत खूबसूरत लड़की आई है। और रिया सबको अटेंशन ना देकर विवेक को अटेंशन दे रही थी। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लग रही थी, खासकर क्लास के एक लड़के को जिसका नाम प्रतीक था। उसे यह बात बहुत बुरी लग रही थी। वह बहुत अमीर था और बहुत घमंडी भी। जब रिया यूनिवर्सिटी में आई थी तो प्रतीक ने सामने से जाकर उसे हेलो कहा था, पर रिया ने उसे इग्नोर कर दिया था। पर यहां इस गरीब विवेक से रिया सामने से बात कर रही थी। यह बात प्रतीक को बहुत बुरी लग रही थी। प्रतीक को विवेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि विवेक को ले जाकर उसकी बहुत पिटाई करें। प्रतीक का एक ग्रुप भी बना हुआ था जिसमें सारे अमीर बच्चे थे जो वहां के बच्चों को परेशान किया करते थे, या कह सकते हैं उनकी रैगिंग किया करते थे। बड़ी क्लास के बच्चे भी प्रतीक से डरते थे क्योंकि वह एक नेता का लड़का था। आज तक विवेक पर कभी भी प्रतीक का ध्यान नहीं गया था क्योंकि विवेक अपने काम से कम रखता था और वैसे भी ध्यान देने लायक वह कोई काम करता ही नहीं था। ना विवेक पढ़ने में अच्छा था और ना ही वह किसी से ज्यादा दोस्ती रखता था। पर रिया का विवेक को अटेंशन देना प्रतीक को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसलिए अब प्रतीक विवेक का दुश्मन हो चुका था। तो क्या करेगा प्रतीक? क्या वो रिया का बदला विवेक से लेगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा इस मजेदार कहानी को, जिसका नाम है तथास्तु, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
रिया की बढ़ती दोस्ती विवेक के साथ देखकर प्रतीक बहुत जल रहा था। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जिस लड़की ने प्रतीक को रिजेक्ट किया वह इस गरीब विवेक के साथ कैसे बात कर रही थी और विवेक से कैसे हाथ मिला रही थी। उसे इतनी जलन हो रही थी कि प्रतीक चाहता था कि वह विवेक को बहुत मारे, पर वह पूरी क्लास के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। क्लास खत्म होने के बाद रिया अपनी दूसरी क्लास के लिए चली गई और विवेक अपनी दूसरी क्लास के लिए। प्रतीक और विवेक दोनों ही मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, तो दोनों एक ही क्लास में जाया करते थे। प्रतीक बस अभी विवेक का यूनिवर्सिटी से निकलने का इंतजार कर रहा था, उसके 4-5 दोस्तों के साथ। जब सारी क्लासेस खत्म हो गई, विवेक को रिया को फोन करने का याद ही नहीं रहा कि रिया लाइब्रेरी में उसका इंतजार कर रही होगी। विवेक अपने घर के लिए निकल गया क्योंकि उसे जॉब के लिए लेट हो रहा था। उसका घर आधा किलोमीटर दूर था और वहां पैदल ही जाया करता था। जब विवेक घर जा रहा था तो शाम हो चुकी थी और उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि विवेक अपने रेस्टोरेंट में जाने के लिए लेट हो गया था, जहां पर वह बैटर की नौकरी करता था। पर रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती थी। विवेक पैदल पैदल जल्दी जल्दी जा रहा था। इतने में पीछे से एक डंडा उसके सिर पर पड़ा और वह पलटकर धड़ाम से नीचे गिर गया। विवेक के सर से खून टपक रहा था। विवेक ने ऊपर नजर उठाते हुए देखा तो सामने प्रतीक खड़ा था, उसके 4 दोस्तों को लेकर, और प्रतीक के हाथ में डंडा था। विवेक बहुत हैरानी से प्रतीक को देख रहा था कि आखिर प्रतीक ने उसे क्यों मारा। विवेक की तो प्रतीक से कोई दुश्मनी भी नहीं है, ना ही उसने कभी प्रतीक को कुछ बोला है। हां, बस विवेक इतना जानता था कि प्रतीक उसकी क्लास में पढ़ता है और बहुत घमंडी है और अमीर बाप की औलाद है। इसके अलावा उसे प्रतीक के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर प्रतीक उस पर हमला क्यों कर रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा ना कि तू पिट क्यों हो रहा है? बहुत शौक है ना तुझे नई नई लड़कियों से दोस्ती करने का। ये उसी का सिला है। तो उस लड़की को मना नहीं कर सकता था तेरे पास बैठने के लिए। तुझे क्या लगता है, बोल, तू जानता है वह लड़की है कौन? तुझे लगता है वह तुझसे पट जाएगी? तूने क्या सोचकर उससे हाथ मिलाया, उसे अपने पास बैठने के लिए जगह दी? विवेक हैरानी से देख रहा था कि उसमें विवेक की क्या गलती है। फिर उसने प्रतीक से कहा, उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता भी नहीं था कि वह लड़की है कौन। उसने बोला, मैं बैठ जाऊं? मैंने बैठने दिया। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा था तो तुम उस लड़की को मना कर देते, अपने पास बैठा लेते। मुझे क्यों मार रहे हो? प्रतीक ने डेविल स्माइल के साथ कहा, बस यही नहीं कर पाया, इसका तुमने फायदा उठाया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ऐसा बोलकर उसने अपने दोस्तों को इशारा किया। प्रतीक के 4 दोस्त ने विवेक को लात घूंसों से मरने लगे और उसे बहुत मारा और विवेक बेहोश हो गया। फिर वहां से हंसते हुए वो सब वहां से चले गए। लगभग 4 घंटे बाद विवेक को होश आया। वह खून में लथपथ था, उसके सर से खून निकल रहा था, हाथ पैर में चोट लगी थी। प्रतीक को उसके दोस्तों ने उसे बहुत मारा था। विवेक पास में पड़े ठेले का सहारा लेकर जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ पैर से सब धूल साफ की और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा ले। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचा और घर जाकर उसने मुंह हाथ धोए और अपने पलंग पर जाकर बैठ गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए भगवान से कहने लगा, आपको लगता होगा भगवान, मैं आपको हर चीज के लिए कोसता हूं, पर देखो अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। फिर भी मुझे कितना मारा उन लोगों ने। मैं तो इन लोगों को ढंग से जानता भी नहीं हूं, फिर भी मेरा क्या हाल किया? बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या करूं मैं अब, आप ही बताओ। ऐसा बोलकर विवेक बहुत रो रहा था और रोते रोते विवेक की नींद लग गई और वह सो गया। अब जब वह सो गया तो उसे एक सपना आया। सपने में वह बादल के ऊपर चल रहा था
और चलते चलते उसने देखा कि उसके आसपास तितली उड़ रही है, सफेद तितलियां, छोटी छोटी तितलियां। फिर उसका ध्यान गया कि अरे ये तितलियां नहीं है, ये तो छोटी छोटी परियां हैं। वह बहुत ही छोटी थीं। तितलियां उसके आसपास उड़ रहे थे। विवेक बहुत हैरान था। विवेक चलते चलते आगे गया। आगे उसे बहुत तेज उजाला दिखाई दिया, जिससे उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाईं, और उसने आंखों के सामने हाथ रख लिया। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया। उसे कोई पुकार रहा था। उसने सामने की तरफ देखा। उसकी तरफ बहुत तेज उजाला आ रहा था। उसकी आंखें बराबर खुल भी नहीं रही थीं। धीरे धीरे उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो कि बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था। विवेक ने उससे पूछा, कौन है आप और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं तो सोया हुआ था ना। विवेक को सब कुछ याद था कि वह तो सो रहा था उसके घर पर। फिर विवेक यहां कैसे पहुंचा? क्या यह सपना था या वह सचमुच में कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर परियों घूम रही थी? एक आदमी उसके सामने खड़ा था, जिसकी इसके आसपास से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा था कि विवेक उसे देख भी नहीं पा रहा था। तो आखिर कौन था वह आदमी और क्या चाहता था वह विवेक से? क्या विवेक हमेशा भगवान को ऐसे ही कोसता रहेगा या कुछ ऐसा होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था? जानने के लिए आपको सुनना होगा इस मजेदार और रोचक कहानी को, जिसका नाम है तथास्तु। सिर्फ और सिर्फ विवेक बादलों के बीच में चल रहा था। उसके आसपास परियां घूम रही थीं और सामने एक आदमी खड़ा था, जिसका ऑरा इतना खतरनाक था कि विवेक उसे ढंग से देख भी नहीं पा रहा था। विवेक ने उस आदमी से पूछा, कौन हो आप और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? मैं तो सो रहा था ना। उस आदमी ने के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने चांदी के रंग के कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि चांदी के ही बने हों, और उसकी दाढ़ी पूरी सफेद थी। बाल भी पूरे सफेद थे। उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, 55 या 60 साल का ही लग रहा था। पर वह आदमी का ऑरा इतना खतरनाक लग रहा था कि कोई उसे देख भी नहीं रहा था। और फिर उन्होंने कहा, मैं वही भगवान हूं जिसको तुम हमेशा कोसते रहते हो। विवेक ने हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो? भगवान ऐसे दिखते हैं क्या? तो उसे आदमी ने कहा, कैसे दिखते हैं भगवान? विवेक ने कहा, मैं जिस भगवान की पूजा करता हूं वह भोलेनाथ है, और मैं सबसे ज्यादा उन्हें पूजता हूं, और वह ऐसे नहीं दिखते। उनके सिर पर जटा है, गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है। वह मृगछाल पहनते हैं, भस्म लगाते हैं। उनकी 3 आंखें हैं, तीसरी आंख उनकी बंद रहती है। फिर विवेक ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने कभी भोलेनाथ को नहीं देखा क्या? उस आदमी ने विवेक से कहा, जो अपने आप को भगवान कह रहे थे, क्या तुमने देखा है भोलेनाथ को? विवेक ने कहा, हां, मेरे पास उनकी तस्वीर है। मैं उन्हें रोज देखता हूं। उस भगवान बताने वाले आदमी ने कहा, और रोज हर बात का दोष मुझे देते भी हो। विवेक ने कहा, तुम्हें कैसे पता? हां, मैं उन्हें रोज कोसता हूं, पर उन्हें यह सब बोलने का कारण भी तो सही है ना। वह करते ही ऐसा काम है। आज देखो मेरी क्या हालत हुई। मुझे कितना मारा उस प्रतीक ने, जबकि मैं उसे जानता तक नहीं था। मुझे क्या पता कौन लड़की आई, क्यों मेरे पास बैठी। इतनी सी बात के लिए उसने मुझे कितना मारा, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। यह भगवान की ही गलती थी। भगवान ने ही उस लड़की को मेरे पास भेजा था ताकि प्रतीक बाद में मुझे मार सके। उसे आदमी ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो करते हैं भगवान करते हैं? तुम्हारे अपने कर्म भी तो हो सकते हैं। जो तुम कर्म करते हो उन्हीं के लिए तुम सजा पाते हो। प्रतीक ने भी जो कर्म किया है उसके लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। या हो सकता है भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो। वह देखना चाहते हो कि तुम कब तक उनकी पूजा करोगे या नहीं करोगे, या कब उन्हें छोड़ दोगे। विवेक ने कहा, भगवान को क्यों छोड़ूंगा? भगवान तो भगवान होते हैं। मैं तो हमेशा उनकी पूजा करूंगा। हां, पर अगर वह गलती करेंगे तो उन्हें बताना तो पड़ेगा ना।
कि भगवान आपने गलती की, आपकी वजह से मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मैं तो आज भी मानता हूं कि जितनी बार मुझे चोटें लगी हैं या मेरे साथ जो भी बुरा हुआ है वह सब भगवान का किया धरा है। मेरे साथ जो भी बुरा होता है मेरी वजह से नहीं होता है, वह सब भगवान करते हैं, तो मैं भगवान से कहूंगा ही कहूंगा ना। उन्होंने मुझे किसी अमीर घर में पैदा नहीं किया, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इसलिए मुझे हमेशा पैसों के लिए परेशान रहना पड़ता है। मैं अपना इलाज तक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पड़ा हूं बिस्तर पर, टूटा फूटा, आज काम पर भी नहीं जा पाया, अब पैसे कट जाएंगे। 4 दिन खाना भी ढंग से नहीं खा पाऊंगा क्योंकि पैसे की दिक्कत हो रही है। ये सब किस वजह से हो रहा है? भगवान ही कर रहे हैं ना। जो कुछ करते हैं वह भगवान ही तो करते हैं, तो उन्होंने सब किया है तो उन्हीं से बोलूंगा। फिर विवेक ने कहा, लेकिन तुम कौन हो और मुझसे इतना सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम भगवान तो नहीं हो। अब इस मजाक को खत्म करो और बताओ तुम कौन हो। भगवान ने हंसते हुए कहा, मैं भगवान ही हूं। मेरे उस रूप को देखना तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि तुम मुझे उसे रूप में देख नहीं पाओगे, अंधे हो जाओगे। वह रूप मेरा बहुत ही भयानक है, वह रूप मेरा बहुत ही रुद्र है, और उसे देखने के लिए तुम्हारी यह आंखें तुम्हारा साथ नहीं देगी। इस वजह से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अगर तुम मुझे मेरे इस रूप को देखना ही चाहते हो, जिस रूप में तुम हमेशा मेरी पूजा करते हो, तो अपनी आंखें बंद करो और मुझे मन की आंखों से देखो, तुम्हें मैं देख जाऊंगा। विवेक ने हंसते हुए कहा, बस बहुत हो गया मजाक, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। भगवान ने कहा, आंखें बंद तो करो। विवेक ने पता नहीं क्यों पर उनकी बात मानते हुए आंखें बंद की। जब आंखें बंद की और फिर से उसने अपने मन के अंदर झांका तो उसे भगवान उस रूप में दिख रहे थे जैसे वह ने हमेशा पूजा करता है। बस उनकी शक्ल इस आदमी से मिल रही थी। विवेक ने एकदम से झटके से आंखें खोलीं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और वह भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये आदमी जो उसके सामने खड़ा है वह सच में भगवान है। भगवान ने फिर हंसते हुए कहा, हुआ यकीन। विवेक ने कहा, क्या तुम सच में भगवान हो? और भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, और भगवान मुझे दर्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें हमेशा कोसता हूं। ऐसा भी कभी होता है क्या? भगवान को तो बहुत लोग कोसते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, अपनी हर बात का दोष देते रहते हैं। तो क्या भगवान उन्हें दर्शन देते हैं? भगवान ने कहा, भगवान किसी भी रूप में किसी को भी दर्शन दे सकते हैं, बस उन लोगों पर डिपेंड करता है कि वह मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। हां, पर जितने भी लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुम उन सब में मेरी शिकायत करने वाले सबसे बड़े हो। पहले नंबर पर आते हो तुम। तुम्हें पता है पार्वती जी ने तुम्हें रैंक फर्स्ट में रखा है। क्या विवेक इस आदमी को भगवान मानेगा? और भगवान उसके सामने क्यों आए थे? क्या विवेक के साथ अब कुछ अच्छा होने वाला है? जानने के लिए आपको सुनना होगा इस रोचक और मजेदार कहानी को, जिसका नाम है तथास्तु। सिर्फ और